नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है समता पार्टी की भूतपूर्व अध्यक्ष जया जेटली की, जो तहलका कांड में फंसी हुई है। अपनी कथनी और करनी के कारण वह हमेशा सुर्खियों में रही हैं। मनमोहन सरकार ने अब तहलका आयोग समाप्त करके उनको एक बार फिर चर्चा का विषय बना दिया है। इस बदलते हुए हालातों से जया जेटली कैसे संघर्ष करेंगी, आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं जया जेटली से ही सीधी बात। जया जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। आजकल फिर चर्चा में आ गई हैं, आप कभी चर्चा हटती नहीं है। बिल्कुल। क्या कारण है उसका? आपकी पर्सनालिटी, आपकी राजनीति या आपकी शक्ल? मैंने राजनीति तो कुछ की नहीं, काफी दिन से मैं तो चुपचाप बैठी थी, कमीशन खत्म हो जाए और मैं अपने कारीगरों के साथ काम में लगी थी। और ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि आओ बैल मुझे मारो वाली बात सरकार ने कर दी, तो फिर मुझे उठकर कुछ तो कहना पड़ता है। मनमोहन सिंह सरकार जो है बैल है और आपके बच्चे उन्होंने कहा कि मारना शुरू करो इनको। ऐसा लगता है। पर लगता नहीं उनका एक चार्ज जो उनका है उसमें कितना सच्चाई है, मैं उसके ऊपर मेरिट पे नहीं जा रहा। उनका कहना यह है कि एक प्राइवेट व्यक्ति जो है डिफेंस मिनिस्टर के घर में क्या करता था। प्राइवेट व्यक्ति, अगर कोई पार्टी जो कोएलिशन का एक सहयोगी है, उस पार्टी का अध्यक्ष को अगर प्राइवेट कहेंगे तो फिर मुझे लगता है कि आज के सरकार में कांग्रेस को छोड़ के बाकी जितने भी एलाइज हैं उनके अध्यक्ष सब प्राइवेट होंगे। तो अगर इस तरह से वो उस नजर से उनके एलाइज को देखते होंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो उनके एलाइज का कदर कर रहे हैं। पर आपको लगता नहीं कि आप जब बैठती तो जॉर्ज साहब भी होते होंगे? कभी नहीं, ज्यादातर सब लोगों को मालूम है। आप उनके स्टाफ से पूछिए, वो बहुत परेशान थे। वो 7:30 बजे दफ्तर में पहुंच जाते थे और 9 बजे रात तक आते ही नहीं थे। कई दिन ऐसा था जब मुझे उनसे कोई शक्ल ही देखने का कोई मतलब ही नहीं था। आपके ऊपर एक किस्म से अगर ठीक समझे तो यही हुआ कि आप उनके अफेंस में उनके घर का दुरुपयोग करती थी। जिसको आरोप लगाना है वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो जिसका दिल साफ है और जहां मेरा बैठने का या किसी भी और व्यक्ति को जो सार्वजनिक काम में लगे उनको बैठने का अगर अधिकार है और गैर कानूनी काम नहीं है, तो मेरे बारे में ये सवाल पूछने वालों की नीयत के बारे में आपको सोचना चाहिए। उनकी नीयत क्या थी? आपने एक चार्ज लगा कि टेप बड़ी गलत थी, फेक थी, आपने बड़ा हल्ला मचाया उसके ऊपर, सारी सरकार आपने उलट दी उसके ऊपर। तो फेक आपने जब भेजी तो टेप के ऊपर आ गया कि नहीं टेक्निकली वो वैलिड है? नहीं, टेक्निकली वैलिड नहीं कहा, इतना ही कहा मैंने। टेम्पर नहीं किया गया उनके साथ? नहीं, ये भी नहीं। बहुत से टेक्निकल वर्ड्स को आप अगर गहराई से देखें तो वो बहुत जरूरी होती है कि समझना, क्योंकि लीगल में अच्छा और बुरा के बीच में एक टेक्निकल शब्द से फर्क पड़ता है। टैम्पर्ड और डॉक्टर्ड में फर्क है, मैंने डॉक्टर्ड कभी नहीं कहा। ओरिजिनल और जेन्युइन में फर्क है, जेन्युइन मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने इतना ही कहा कि आप देख लो ये ओरिजिनल है कि नहीं। और उसके बाद मैंने कहा कि कई जगह मेरे टेप में खासकर हर बार कुछ न कुछ कट रहा है, बीच में कोई आदमी स्क्रीन में से उड़ जा रहा है, कहीं बात खत्म हो रही है जहां खत्म नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त फॉल्ट निकला ना, फॉल्ट निकला। इसीलिए तो आज सरकार ने वो सारी बात को देख ली, वो फॉरेनर का रिपोर्ट पढ़ा और उनको समझ में आ गया कि वो कह रहा है इसमें कट है, स्विच ऑन स्विच ऑफ है, एडिटिंग है। ओरिजिनल जरूर है, लेकिन ओरिजिनल के साथ जिस तरह से वो बिल्कुल ही अनटच्ड होना चाहिए वो नहीं था। तो इसको क्या लगता है कि आपको लगता है कि उन्होंने उनको बचाने के लिए सब कुछ किया था? बिल्कुल, क्योंकि 3 महीने का एक्सटेंशन इस आयोग को दिया। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो वो या तो पहला ही दिन सीबीआई इंक्वायरी भी चलने देते, शुरू कर लेते और इसको भी जाने देते, पर आपने या पहला दिन इस आयोग को कहते हैं कि आप जल्दी खत्म करिए, हम आपको सिर्फ 3 महीने दे रहे हैं। इस 3 महीने में सरकार ने कम से कम 6 एडजर्नमेंट्स मांगे कि हमको कागज पढ़ना है, कागज पढ़ने के लिए समय दीजिए। कागज पढ़ते पढ़ते उनको समझ में आ गया कि तहलका बहुत बुरा निकल रहा है और हम लोगों के बारे में एक भी आदमी कोई गलत चीज नहीं बोल रहा। तहलका के ऊपर जो आक्षेप लगाती है बार बार, जर्नलिस्टों ने अपना काम किया, वो तो जर्नलिस्ट ही नहीं है। माफ कीजिए, मैं उनको जर्नलिस्ट नहीं मानती हूँ। आप जर्नलिस्ट को बदनाम मत कीजिए तहलका के साथ जोड़कर। जर्नलिस्ट को आप नहीं मानती हो उसके लिए, क्योंकि हो सकता है आप बुरा नहीं मानिए कि आपका सर्टिफिकेट उनको चाहिए नहीं जर्नलिज्म के लिए, चाहे कुछ भी हो। जर्नलिस्ट को वो अपना काम कह रहे हैं कि हमने जर्नलिज्म के लिए किया। आपने उनके खिलाफ इंक्वायरी करा दिया, आपने इनकम टैक्स रेड करा दिया, आपने मिसयूज जो है अपनी सरकार मैंने नहीं एक जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया। ये आपके ऊपर चार्ज है? नहीं, चार्ज कुछ भी हो। देखिए, उस कमीशन के सामने कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, सब जगह तहलका ने कहा कि हम लोग सब जज के सामने बराबर है। एक इंक्वायरी अगर होनी है तो क्या आप सिर्फ राजा को बुलाएंगे और प्रजा को नहीं? आप किसी ने जो खाना अगर ठीक नहीं बना तो आप सिर्फ खाने वाले को बुलाएंगे या जिसने बनाया उनको भी बुलाएंगे? कि बंगारू लक्ष्मण ने पैसे लिए कि नहीं लिए?
कोई सब्जी वाला के सब्जी आप खरीदते तो आप उनको पैसा देते हैं कि नहीं? तहलका वाले के सब्जी बेचने गए थे उनके पास, नहीं। पैसे नोटों की गड्डी लेकर के बंगारू लक्ष्मण में दरार में रख रहे थे। ये तो सच है। हर एक राजनीतिक व्यक्ति पैसा के बगैर सांस नहीं ले सकता, और अगर वो गैर कानूनी था तो तब बात आती है। अगर जर्नलिस्ट को रिकॉर्ड करे तो उसके खिलाफ सीबीआई उसके खिलाफ इनकम टैक्स रेड करा दें, इनकम टैक्स रेड, एक इनकम टैक्स रेड में मेरा कोई हाथ नहीं था। शुरू से चार्ज ये लगाती रही कि जर्नलिस्टिक ऑपरेशन नहीं था, जर्नलिस्टिक ऑपरेशन नहीं था। उन्होंने रिकॉर्ड किया, आपके कहना है कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया, उन्होंने चार्ज इस तरह के नहीं लगाया, जो भी लगा आपके ऊपर किसी पार्टी की आप लोगों ने, आपके खिलाफ ये था कि आप डिफेंस मिनिस्टर घर में बैठ करके इन चीजों के बारे में बातचीत कर रही हैं। देखिए, अगर कोई आके मुझसे बात करे इसके बारे में, और मैंने उनको जो जवाब दिया, मैंने कहा कि मुझे डिफेंस के बारे में कुछ नहीं मालूम, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगी। मैं अगर कोई गड़बड़ घोटाला वहां हो रहा हो तब मैं इतना ही कह सकती हूँ, साहब के दफ्तर को मैं खबर दे सकती हूँ कि भाई सबको बराबरी के नजर से देखो, कोई गड़बड़ मत करो। अगर ये होता है डिफेंस डील के बारे में बात करना, तो शुक्र है कि मैं साफ दिल की हूँ, और डिफेंस डील करने वाले पता नहीं पर्दे के पीछे करते हैं। जय जी, आपके साफ दिल की आपने कहा, जय जी आप लगता है जॉर्ज की इमेज जब अध्यक्ष आप थे उस पार्टी की, उनकी इमेज अच्छी थी, क्लीन है, उनके खिलाफ कोई फाइनेंशियल चार्जेस कभी नहीं लगे थे। आपको लगता नहीं कि जर्नलिस्ट जो अपना काम कर रहे थे, मैं उनको जर्नलिस्ट मान रही क्योंकि वो मेरी ट्राइब के लोग हैं, इसलिए जब उनके खिलाफ चार्ज लगाने के मैसेंजर को शूट करना शुरू कर दिया, मैसेज को आपने इग्नोर कर दिया। मैसेंजर अगर झूठ बोलता है तो एक गोली नहीं 2 गोली लगनी चाहिए उन पे। पर झूठ कहाँ बोला? उसने कहा कि बंगारू लक्ष्मण ने पैसे लिए और आपने डिफेंस डील की बात की। देखिए, उसमें डिफेंस डील की बात अगर कोई मुझसे कोई भी बात कहे, अगर मैं आपसे अभी कहूं कि आप जरा मेरे साथ स्मगलिंग में लग जाएंगे, तो आप अगर बोलेंगे कि मैं ऐसा काम नहीं करता हूं, तो क्या आप स्मगलिंग की बात हमसे कर रहे हैं? फिर जर्नलिस्ट अगर सवाल पूछता है, अगर उसके दिमाग में कुछ है कि हो रहा है ऐसा, तो आपको उसके खिलाफ गोली चला देनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने मुझे और बंगारू को और सबको रोग्स गैलरी के नाम से कर दिया। मेरे ऊपर आरोप लगाया उनकी वेबसाइट के ऊपर कि आई इंडल्ज इन वीनल करप्शन अंडर द क्लोक ऑफ माय पार्टी बाय हेल्पिंग देम टू सेल फिक्टिशियस आर्मामेंट्स बाय टॉकिंग टू माय कंपेनियन, और इसी बात पे मैंने डेफमेशन सूट किया है, और वो डेफमेशन सूट अपहोल्ड होके अभी फिर से सुनवाई होने वाली है। बिल्कुल, तो ये कहने के अधिकार नहीं है। वो इतना ही कर सकते थे कि हमने ये फिल्म किया, आप देख लो। उल्टा इंक्रिमिनेटेड बियॉन्ड रिडेम्पशन कर दिया जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर, जब जॉर्ज फर्नांडिस का शक्ल ही नहीं है एक सेकंड के लिए भी उस टेप के ऊपर। सवाल जो आज सीबीआई की बात आप कर रही हैं, उस वक्त आपकी सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करा? अब सरकार से पूछिए, मैंने सरकार से न कुछ करवाया, न सरकार ने मुझसे पूछा। सीबीआई कर ले तब या अभी, एफबीआई को बुला ले, स्कॉटलैंड यार्ड को बुला ले, इंटरपोल को बुला ले, किसी को भी बुला ले, जवाब उनको वही मिलेगा जो सच है, और सच्चाई एक ही चीज हो सकती है। सच्चाई तो पर आपने उसी टेप के बेसिस के ऊपर कोर्ट मार्शल शुरू कर दिए लोगों के खिलाफ, मिलिट्री के डिफेंस ऑफिसरों के खिलाफ एक्शन ये किया। बहुत जरूरी बात आपने उठाई है। उसके ऊपर जया जी को छोड़ दिया और बंगारू लक्ष्मण को छोड़ दिया। देखिए, जनता के सामने भी सच निकलता, सरकार कुछ किया जैसे आप कह रही हैं। सरकार लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये आर्मी वालों को दोषी और हम लोगों को नहीं कहकर। आर्मी एक्ट अलग होता है और सिविलियन एक्ट अलग होता है, और आर्मी एक्ट के अंदर जो उन्होंने लोगों से कहीं भी होटल में मिल लिया या किसी लड़की से बात की, आर्मी एक्ट के अंदर वो गैर कानूनी है। तो जो बात उन्होंने मान ली उस पर ही उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हमारा सिविलियन में कोई इतराज नहीं है कोई पैसा लेने के। अगर आप इनकम टैक्स को कह दो कि ये लोग हमको पार्टी के लिए दिया, तो वो गैर कानूनी नहीं है। आपको कुछ टारगेट क्यों चुना? जया जेटली और जॉर्ज फर्नांडिस? जया जेटली को ये लोग समझते हैं कि मैं किसी के पपेट हूँ। एक महिला जो राजनीति में है, बहुत पत्थर का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं किसी के पपेट नहीं हूँ। ये लोग मुझे पपेट समझ के जब जॉर्ज फर्नांडिस के पास नहीं पहुंच सके, तो मेरे पास आके बात करके लोगों को दिखा दिया कि जॉर्ज फर्नांडिस और ये एक है, तो इनके घर में जाओ, ये मिल जाए तो बस आप समझ लो कि डिफेंस मिनिस्टर भ्रष्ट है। ये कोई तर्क है? टारगेट जॉर्ज फर्नांडिस से आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, तो क्या। मैं तो एक पार्टी कार्यकर्ता हूँ, मैं एक महिला जो ज्यादातर सारा दुनिया जानते हैं मैं कारीगरों के हित में काम करती हूँ, इसीलिए मैं राजनीति में आई। समाजवादी हूँ, गांधीवादी हूँ। आप एक महिला भी हैं, उसकी सिंपैथी गेन करना चाहती हैं, आप समाजवादी हैं, गांधीवादी हैं, उससे सिंपैथी लेना करना चाहती हैं। सिंपैथी नहीं, मैं हूँ जो मैं हूँ। अगर किसी को गांधी नहीं पसंद है तो मेरे मैं जैसी भी हूँ वैसी ही हूँ। हाँ, मैं इस पे चर्चा करूंगा एक ब्रेक के बाद आपके साथ। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं मशहूर समाज सेवी जया जेटली से।
समाज सेवी बना दिया, शुक्रिया। क्योंकि आप राजनीति में हैं, ये हैं? राजनीति में हूँ, किसी पार्टी में नहीं हूँ। अच्छा, पार्टी में नहीं, आज पार्टी छोड़ दिया आपने या उन्होंने छोड़ दिया आपको? नहीं, पिछले साल ही अप्रैल में मैंने अपनी मेंबरी को आगे नहीं बढ़ाया। मैंने कहा कि बहुत काम है, एक तो तहलका एक सर पर, फूकन कमीशन ये वो, और दूसरी तरफ कारीगर बेचारे बैठे हैं कि मेरे मदद के लिए। लगा कि आपकी पार्टी के लिए आप एम्बेरसमेंट हो गई थी? पार्टी के लिए एम्बेरसमेंट नहीं, लेकिन पार्टी वाले, इनको कोई काम नहीं है फूकन कमीशन के अंदर, ना कभी उन्होंने पूछा कि आपको कोई मदद चाहिए। तो इसलिए मुझे जब किसी की मदद चाहिए ही नहीं, तो उनके बीच बैठने की कोई जरूरत भी नहीं। अच्छा, पार्टी वालों को लगा कि आप फिर लायबिलिटी होगी ना, उन्होंने पूछा नहीं आपसे मदद? आपकी अध्यक्ष थी। देखिए, सब पुरुष लोग ऐसे ही होते हैं। इस बारे में आगे बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं पुरुष हूँ, मेरे को आप एकदम गाली दे रही हैं बैठ के। मैं समझ, आपने कहा कि लायबिलिटी, जो जॉर्ज साहब थे, टारगेट वो थे। जॉर्ज साहब की पॉलिटिकल, किसी जमाने में तो हम भी उनके फैन थे, कवि थे, पर उनको लगता है कि मार्जिनलाइज पॉलिटिशियंस हैं, उनका क्या डर कांग्रेस पार्टी को या किसी को? मार्जिनलाइज नहीं थे, इसीलिए खासकर डरते हैं, क्योंकि एक, अगर जॉर्ज फर्नांडिस आगे नहीं आता तो एनडीए नहीं बनना था, क्योंकि सेक्युलर नॉन सेक्युलर वाला चक्कर में जॉर्ज साहब ने वो तोड़ दिया वो रास्ता, और उन्होंने कहा कि कोई अनटचेबल भी नहीं है, और अगर इतने सारे पार्टी जो बिल्कुल ही सेक्युलर माना जाता है, अगर वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाएं तो बीजेपी नरम हो जाएंगे, और जो एक्सट्रीम पोजीशंस पे कभी कभी लोग चले जाते हैं वो नहीं जा पाएंगे। जॉर्ज साहब ने कम्युनल बीजेपी को अपने सेक्युलर रंग से रंग दिया, तो अगर कोई सेक्युलर रंग से रंगने के लिए तैयार है तो वो अच्छी बात है। सब लोग दो दो कोने में नहीं बैठते। जॉर्ज के पीछे कांग्रेस पार्टी, एक तो कांग्रेस सरकार में नहीं आ पाई, वो किनारा हो गया। दूसरी बात, जॉर्ज फर्नांडिस कई साल से बोफोर्स के बाद उन्होंने जाके स्वीडन में सारी जांच को लेकर आए, वहाँ के वो जो जर्नलिस्ट थे जिन्होंने सारा सबूत और कागज के साथ पेश किया, ये बकवास फिल्मी वाली चीज नहीं, और उन्होंने जितना भी किया उससे अभी तक अकाउंट ट्रेस हुआ, आदमी ट्रेस हुआ, क्वात्रोची छुपा हुआ इटली में, सीबीआई उनके पीछे पड़ रहे हैं लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा है। अगर ये महिला जो दिल्ली में बैठ के देश को चलाने की कोशिश कर रही है पर्दे के पीछे से, अगर वो अपने मित्र को फोन करके बोले कि देखिए भारत का सम्मान की बात है, आप जरा आओ और हमारे कोर्ट में पेश हो जाओ, तो क्या बड़ा नुकसान होता। लेकिन वो बोफोर्स भूल जाएं और लोग ये खोखला फिल्मी बॉलीवुड फीचर फिल्म तहलका को लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप बार बार नाम नहीं जा रहे बोफोर्स की, कितने साल हो गए? 12 साल हो गए इस बात को, 6 साल आपकी सरकार रही, आप एक इटालियन जिसकी बात कर रही हैं उसको नहीं ला पाई। कमजोरी किसकी थी? डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज साहब थे, आपकी पार्टी के नेता थे, जिसकी आप अध्यक्षा थी, तो आप भी तो पॉलिटिकल रीजन से इसको एक्टिव रखना चाहती थी, कुछ किया नहीं आपने? नहीं, बीपी सिंह ने कहा मैं एक दिन में अकाउंट फ्रीज कर दूंगा, वो कांग्रेस में चला गया दोबारा से। ने तो जो भी ड्रामा किया वो किया, लेकिन इस सरकार ने भी, सीबीआई आज तक बोल रहे हैं कि हम उनके खोज में हैं, इटली के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, यही तो परेशानी है। अब इस सरकार के द्वारा एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होगी नहीं, और एक बात जाने वाले से साइन करने के लिए तो फिर इसीलिए अब अडवाणी जी जैसे लोग इनको चाहिए नहीं। तो आपको लगता है जॉर्ज सिर्फ बोफोर्स के कारण से उनके पीछे पड़ गए? नहीं, बोफोर्स एक बहुत बड़ा कलंक उनके ऊपर लगा, जो एक असली कलंक था, क्योंकि असली सब कुछ था, लेकिन वो असली को भूल जाने के लिए एक नकली चीज को सामने बिठाने की कोशिश कर रहे हैं जो हवा में उड़ जाएगा, और ये उड़ने वाला था जस्टिस फूकन के हाथ से, लेकिन वो फूकन को ही उड़ा दिया। फूकन कमीशन को आपको विश्वास था? जस्टिस फूकन आज के दिन तक चेयरमैन ऑफ आसाम स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, कांग्रेस का बिठाया हुआ आदमी, तो क्या एक बीजेपी एनडीए सरकार एक कांग्रेस का बिठाया हुआ आदमी को लाके रखेंगे तो क्या वो अपना आदमी हो जाता है? मनमोहन सिंह जी ने कल कहा बॉम्बे के अंदर कि इस तरह कमीशन गरीब आदमी, जो गरीब देश है हमारा, कमीशन का एक्सटेंशन बिना 3-3 महीने की रिपोर्ट देने का कोई फायदा नहीं है, ये क्रिमिनल एक्ट था, सीबीआई को इंक्वायरी इसकी करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को ये हिम्मत होनी चाहिए थी कि पहला दिन आके या तो कमीशन को बंद कर दें और सीबीआई शुरू करें, या कमीशन को बोले कि आपको हम 3 महीना दे रहे हैं, उसमें काम खत्म करो। उल्टा उन्हीं के वकील ने जाके 6 बार एडजर्नमेंट्स लिए। पर कमीशन जरूरत क्या? 3-3 महीने कितने साल हो गए आपके? देखिए, अगर जरूरत भी नहीं है तो 1 महीने के अंदर वो रिपोर्ट देने वाले थे, काम खत्म हो गया था। रिपोर्ट लिखने में कोई आदमी कोई ज्यादा पैसा नहीं ले रहे हैं, किसी को कोई मेहनत करना नहीं पड़ रहा है, सारे लिखित आर्ग्यूमेंट्स उनके हाथ में पहुंच गया था। एक रिपोर्ट से इनका इतना डर रहे हैं, और आधा रिपोर्ट तो वो दे चुके हैं, जो वो छुपाना चाहते हैं, वो जो सामने नहीं, असली डील्स के ऊपर जो रिपोर्ट था वो तो फरवरी में दे चुके थे। 8 सौदे जो हुए थे उसके ऊपर रिपोर्ट दे दी। 8 नहीं 14 के ऊपर रिपोर्ट दे दी, और वो उसको क्यों नहीं ला रहे सामने?
एक तो आप पार्टी छोड़ दिया आपने, या आपको लगा पार्टी से कोई बात मैं कुछ और कहना चाहूँ, उसकी वजह से आप बिहार में चुनाव भी हारी। आपकी सरकार, आपकी पार्टी जिस पार्टी और तहलका से कोई, बिहार का चुनाव और तहलका से कोई, लालू को लोग वहाँ के क्लीन समझने लगे और आपको बेईमान समझने लगे। अरे ये नहीं, देखिए लालू का राजनीति तो कुछ और है, वो तो यादव मुसलमान और सारा ड्रामा करके जो कुछ राजनीति आती है, आपको नहीं आती, इसका मतलब इस तरह लालू की राजनीति में 10 जन्म में नहीं करूंगी, ये तो मैं स्पष्ट बता दूं। जो प्रदेश को डुबो दे और बैठकर मजाक करें, जो ऑफिशियल्स को खरीदकर चुनाव में रिगिंग करें, और फिर इस जात के नाम पे जब बाढ़ आती है तो जो लोग बोलते हैं राहत दे दो, उनको गोली मारे, ऐसा राजनीति हमारा नहीं। जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जो है सोनिया गांधी और लालू के मुकाबले में बड़े ढीले पड़ गए, तहलका ने उसको डुबा दिया। देखिए मुझे ये चार्ज है आपके विरोधियों का। मैं अभी उनके पार्टी में नहीं हूँ। सोनिया लालू जो है, मैं पॉलिटिकली तो कांग्रेस के खिलाफ हैं आप। हाँ बिल्कुल। तो फिर उसका जो सोनिया लालू कॉम्बिनेशन जो है आपको इतना भारी पड़ा। सोनिया लालू कॉम्बिनेशन तो एक जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, क्रिमिनल्स का, चोरों का, माफिया का, और दे आर वेरी वेल मेड फॉर ईच अदर, और वो ही देश को चला रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं कि जहां व्यक्ति जो हैंडलूम या खादी या ऐसे लोगों के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जो लोग एम्प्रेस ऑफ इंडिया या एम्परर ऑफ बिहार करके बैठने वाले लोगों को, क्रिमिनल्स जिनके ऊपर कई किस्म के केस है, पप्पू यादव जेल से चुनाव लड़ने वाला है, ऐसे लोग ठीक है। पर मेरे को लगता अगर हमारे देश आज के दिन चोरों को स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो मैं अपने देश को बहुत बड़ा समझ के मैं अपने देश को ऊपर उठाने की कोशिश करती हूँ। वही है मेरी राजनीति, और वो मैं करती रहूंगी। तो आपको अभी तक राजनीति अपनी यही करें, देश को ऊपर उठाएंगी। बिल्कुल। लोग तो ये कहते हैं कि आपकी वजह से, आपके ऊपर चार्ज लगाने की वजह से पार्टी का बट्टा बैठ गया। जो आदमी चार्ज लगाता है ना, उनके 2 कौड़ी का कोई कीमत नहीं है। तो आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लड़ाई, दिल्ली हाथ से लड़ाई लड़ेंगे अपनी। मेरी लड़ाई है कि कारीगर, जो गरीब आदिवासी है, जो गांव-गांव में बैठ के कुछ कला करती है और उससे रोजगार, आज के दिन बोलते हैं कि 100 दिन में लोगों को 100 इतने लोगों को रोजगार देंगे। एक कारीगर को रोजगार देने के लिए इन लोगों ने कुछ किया जो मैंने दिल्ली हाथ में कर दिया? तो आपकी लड़ाई आप दिल्ली हाथ के हाथों? दिल्ली हाथ नहीं, दिल्ली हाथ एक उदाहरण है सही राजनीतिक सोच का, सिर्फ एक छोटा सा रचनात्मक उदाहरण। तहलका को कैसे संभालेंगे अब आप? सीबीआई कैसे जानेंगे? मुझे सीबीआई के बारे में कोई ना स्पेकुलेशन करना है, ना 1 मिनट उन पर सोचना है। जो उनको करना है वो करे। जो सवाल वो मुझसे पूछेंगे वो ही सवाल जस्टिस फुकन के वहाँ पूछा गया है। जेल जाने को तैयार होते तो तैयारी कर रही है। मैंने तो कह दिया है कि अगर ये सरकार मुझे जेल भेजने की कोशिश करेंगे तो मैं बड़ी खुशी से जाऊंगी, मैं उसको एक सर्टिफिकेट मानूंगी। चलो, हम इंतजार करेंगे उस दिन की जब आपको ये सरकार जेल में भेजने की हिम्मत करेगी। आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।